हमारा अगला क्वेश्चन है सेंटीला का। वो पूछ रही है नो मॉस्किटो इन जापान। तो जापान में मॉस्किटो है, काफ़ी लोगों को लगता है। मेरी मम्मी भी पूछती है, सेम क्वेश्चन मेरी मम्मी ने पूछा था मुझे कि यार जापान में मच्छर होते हैं। हाँ होते हैं, क्योंकि समर में यहाँ पे होता है ना कि बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मच्छर यहाँ पे बाहर निकलते हैं। तो कभी कभार मुझे मेरे घर में एक हाथ जो मच्छर दिख जाते हैं तो मैं वो स्प्रे ला के रखा है। जब भी कोई एक मच्छर उड़ता हो दिखा मैं स्प्रे मार देता हूँ उसके ऊपर, बट इतने नहीं जितने हमारे इंडिया में होते हैं, क्योंकि जापान में क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बिल्कुल आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली है। आप रोड पे चल लो, चप्पल मत पहनो आप, आपके पैर बिल्कुल गंदे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी है ना लोग गंदगी करते हैं। यहाँ पे जो कचरे की गाड़ी भी आती है ना, तो यहाँ पे गीला कचरा अलग से करना होता है, सूखा कचरा अलग से करना होता है, और उसके भी दिन होते हैं कि इस दिन ये वाला कचरा आपको बाहर ले जाके रखना है, बाकी कचरा आप बाहर ले जाके नहीं रख सकते। तो इसलिए यहाँ पे मच्छर आपको इतने नहीं दिखेंगे, बट वो गर्मी के पीरियड में कभी कभी हो जाता है कि कुछ कुछ मच्छर आपको एक हाथ दौड़ते हुए दिख जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है रोशनी जी का। वो बोल रही है यार कितने जंगली से दिखते हो तुम, जापान में कैसे सर्वाइव कर रहे हो ऐसी बियर्ड एंड हेयर के साथ में। तो रोशनी जी अब 8-9 साल तो मैंने अब मेरे इस शक्ल से, जंगली शक्ल से मैंने सर्वाइव तो कर लिया है, आगे और भी कुछ साल कर लूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विशाल फिटनेस का। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे चैनल को ग्रो क्यों नहीं करवा रहे हो। तो विशाल फिटनेस ये मेरा दोस्त है। हम, अगर आपने मेरे को स्पेन के वीडियोस देखे होंगे, जब मैं स्पेन में था तो हम साथ में वर्कआउट करते थे। ये मुझे स्पेन के जिम में मिला था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, स्पेन में रहता है, और काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहा है कि इसके चैनल को प्रमोट करना है, बट मैं कर नहीं पा रहा था, भूल गया था। तो इसने मेरे Q&A पे इसने कमेंट कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा फिटनेस में इंटरेस्ट है और आप स्पेन का कल्चर जानना चाहते हो, स्पेन का व्लॉग देखना चाहते हो, तो आप इसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना। हमारा अगला क्वेश्चन है रंजन प्रधान का। वो पूछ रहे कि आपका दूसरा चैनल नहीं मिल रहा है। तो हाँ रंजन जी, मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एक नया चैनल खोला है मॉडर्न जापान वॉक, जिसमें कि मैं बातें नहीं करने वाला हूँ, मैं जस्ट वॉक करने वाला हूँ जापान के स्ट्रीट्स पे, नए नए जगह पे, और आपको यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के स्ट्रीट के बारे में, लोगों के बारे में, फूड के बारे में आपको जस्ट मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो मैंने वो चैनल रिसेंटली खोला है, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। हमारा अगला क्वेश्चन है लेट्स टू मोटिवेट का। वो पूछ रहे कि आप जब कोई रेस्टोरेंट जाते हो तो गैटलिन पे करता है या दोनों पे करते हैं, या तुम अकेले? क्योंकि मेरा दोस्त ज़िंदगी में कभी 1 रुपीज़ भी पे नहीं करता, मगर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं ही बिल पे करता हूँ। तो लेट्स मोटिवेट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी के साथ में ऐसा होता है, जब भी आप खाना खाने जाते हो आपके दोस्तों के साथ में, तो आप होता है कि कौन पे करेगा, मैं पे करूँगा, तू पे करेगा, हम डिसाइड करते हैं, कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट गैटलिन और मेरे साथ में, हमारे बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है। जब भी हम कहीं डिनर लंच के लिए कहीं जा रहे हैं तो हम पहले डिसाइड नहीं करते कि कौन पे करने वाला है, हम सब खा पी लेते हैं, उसके बाद में जिसका मन किया वो पे कर देता है। कभी कभी होता है कि वो पे कर देता है, कभी कभी मैं पे कर देता हूँ, कभी कभी हम डिच कर लेते हैं, वो आधा पे करता है, मैं आधा पे कर लेता हूँ। तो हम कभी ऐसे डिसाइड नहीं करते कौन पे करता है, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम कभी खाना खाने जा रहे हैं तो हम सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं। अगर मेरे पास कोई गुड न्यूज़ है तो मैं उसको ट्रीट करूँगा, अगर उसके पास कोई गुड न्यूज़ है तो वो मुझे ट्रीट करेगा। तो मोस्टली ऐसा ही होता है हमारा, हम एक दूसरे को ट्रीट ही करते रहते हैं। क्वेश्चन है अजय चाकोर का। वो पूछ रहे कि दादा मी महाराष्ट्र सोलापुर मधून आहे, आपको जापान में रहने में अकेलापन महसूस नहीं होता है क्या? तो अजय चाकोर, मी तुमच्या क्वेश्चनचा आन्सर मराठीमध्ये द्यायला पसंत करणार, कारण तुम्ही महाराष्ट्राचे आहात। मला एकटा पण इथे वाटते, कारण तुम्हाला माहीत असेल की जपान ही अशी कंट्री आहे की इथे म्हातारे लोक जास्त असतात आणि यंग लोक खूप कमी आहेत, आणि इथले लोक फॉरेनरला जास्त बोलत नाही। हे असे पण ट्रेनमध्ये तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल, ट्रेनमध्ये हे एकदम शांत राहतात, रोडवरती चालतानाही शांत राहतात। तर जॅपनीज लोक नॅचरली खूप शांत आहेत, हे बोलत नाही। आणि आम्ही इंडियन लोकांना बोलायची खूप सवय असते, आम्हाला आजूबाजूला थोडा शोरशराबा हवा असतो, तेव्हा आपण ॲक्टिव्ह राहतो। पण इथे स्टार्टिंगला मी तुम्हाला जसं सांगितलं की 1 वर्ष मला खूप त्रास झाला होता, कारण यांचं कल्चर मला माहीत नव्हतं तेवढं, आणि ते समजायला मला खूप वेळ लागला। आणि जेव्हा मला कळालं की यांचं कल्चर असं आहे, तर मला अडॅप्ट केलं त्या सिच्युएशनमध्ये। आणि मी माझ्या कामामध्ये पण एवढा बिझी असतो, सकाळी ऑफिसचं काम असते, संध्याकाळी मी जिमला जातो, नंतर माझी वीकेंडला स्टडी पण असते, तर मला तेवढा वेळ भेटत नाही लोकांना बोलण्यासाठी वगैरे, तर मला तेवढा काही फरक पडत नाही। पण काफ़ी जे नवीन लोक इथे येतात आणि ते असं फील करतात की इथे बोलण्यासाठी कोणीच नाही आहे,
इथे फ्रेंड्स नाही आहे, मित्र नाही बनलेले, तर त्यांना खूप डिमोटिवेट फील होते, ते एकटेपण फील करतात. तिथे खूप जण आहेत, मला माहीत आहे की ते एकटेपण फील करतात. खूप माझे असे मित्र पण आहेत की ते परत इंडियाला गेलेले आहेत, त्यांना एकटापण वाटतो म्हणून. पण माझ्यासोबत आता असं राहिलेलं नाही आहे, कारण मी माझ्या स्वतःला त्या सिचुएशनमध्ये अडॅप्ट केलेलं आहे. हमारा अगला क्वेश्चन है गॉड प्रो गेमिंग का. वो पूछ रहे हैं कि आप जापान कि कौन से सिटी में रहते हो और आपका जापान में हाउस का रेंट कितना है. तो गॉड प्रो गेमिंग, मैंने आपको बता दिया कि मैं जापान में टोक्यो में रहता हूँ. और अगर आप मुझे पूछ रहे हो मेरा घर का रेंट, तो जो मेरा पहला घर था, सबसे पहले मैं यहाँ पे रहता था इताबाशी कू में, उसका रेंट था 60,000. वो घर बहुत ही छोटा था, वो था 1 रूम किचन. वो लाइक आप बोल सकते हो लियो पैलेस. आपको पता होगा लियो पैलेस ऐसा घर होता है कि जहाँ पर आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. वो कंपनी ऐसी होती है, वो घर में सब इंस्टॉल करवा देती है. फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, हमारा बेड हो गया, एवरीथिंग. आपको बस जाना है वहाँ पे, आपका एक तकिया और आपको चद्दर, बस ये आपको ले जाना है, बाकी कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. तो 2-3 साल में वहाँ पे रहा. वहाँ का रेंट था 60,000. उसके बाद फिर मैं योकोहामा में मूव आउट किया. वहाँ का मेरा रेंट था करीब 75,000 वहाँ पे रेंट था मेरा. तो रिसेंटली अभी मैं टोक्यो में फिर से शिफ्ट हुआ हूँ, और यहाँ की ये जो घर है जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, इसका रेंट है करीब 70,000 रुपये. हमारा अगला क्वेश्चन है निखिल जी का. वो पूछ रहे भाई जापान आने के लिए जापानीज़ आना ज़रूरी है क्या. तो निखिल जी, बहुत 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 ज़रूरी है. अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपको जापानीज़ आना ज़रूरी है. क्यों? इसका रीज़न ये है कि जैसे आप यूएस जा रहे हो तो वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं. अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो वहाँ पे लोग जर्मन बोलते हैं. वैसे ही आप जापान में आ रहे हो तो यहाँ पे लोग जापानीज़ ही बोलते हैं. आप रोड पे चले जाओ, कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, आप सुपरमार्केट, बैंक, कहीं भी चले जाओ, ऑफिस में तक यहाँ पे लोग जापानीज़ में प्रेजेंटेशन देते हैं. हमारे इंडिया में आप देख लो, हम ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे जो मैनेजर वगैरह तो इंग्लिश में बात करते हैं, टीम में हम इंग्लिश में बात करते हैं. भले हम इंडियन हों, हमारी मातृभाषा मराठी है या फिर हिंदी है, हम बात करते हैं इंग्लिश में. बट जापान में वैसा नहीं है. यहाँ पे हर जगह पे जापानीज़ में ही बोलते हैं. तो अगर आप जापान में स्टडी के लिए आ रहे हो या फिर आप यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट N5 या फिर N4 लेवल तक जापानीज़ पढ़ के ही यहाँ पर आए. नहीं तो आपको बहुत स्ट्रगल होने वाला है यहाँ पे आने के बाद में. तो हमारा अगला क्वेश्चन है आहाना का. वो पूछ रहे कि व्हाट जॉब यू आर डूइंग दैट मेक्स यू ट्रैवल सो मच अराउंड द वर्ल्ड. ऑल्सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इंडियन स्टूडेंट्स विशिंग टू गो अब्रॉड. तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी आंसर मैंने कर दिया है कि मैं एज ए इंजीनियर जॉब करता हूँ यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कंपनी स्पॉन्सर करती है. उसके अलावा मैं खुद से यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ. और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ माय व्यू ऑन इंडियन स्टूडेंट्स विशिंग टू गो अब्रॉड, तो इसका मैं आंसर इस तरीके से करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं बाहर अब्रॉड, आप जैसे आपने यूज़ किया है, तो अब्रॉड यूएस भी हो सकता है, यूके, यूरोप, जापान भी हो सकता है. तो अगर आप स्टूडेंट हो और आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना है या फिर आप जॉब करने के लिए जाना है, तो आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. पहली आपकी ये चीज़ है कि आपका जो स्किल है उस पर आपको काम करना है. तो अगर आप समझ लो आप आर्ट में हो, आप कॉमर्स में हो, आप टेक्निकल में हो, तो आपको जो आपकी स्किल है, कोई भी एक स्किल आपको स्ट्रॉन्ग करना है. दूसरा आपका है लैंग्वेज. तो जैसे कि अगर आप जर्मनी में जा रहे हो, अगर आप यूएस में जा रहे हो, अगर आप जापान में आ रहे हो, तो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखना ज़रूरी है. आपको एटलीस्ट कन्वर्सेशन लैंग्वेज आना ज़रूरी है. तो ये दूसरी बात है, आपको आपके लैंग्वेज पे काम करना है. और तीसरा है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि अगर आप इंडिया में हो और आपको अगर बाहर जॉब करना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी. आपको आपके आइज़ ओपन रखना पड़ेगा. आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगर आप जापान में आना चाहते हो, आप जापानीज़ सीख रहे हो, तो आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए. आर्टिकल पढ़ो, आप ऑनलाइन सर्च करो, आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करो. आप जहाँ पे जापानीज़ सीख रहे हो वहाँ पे काफ़ी सारे और भी दोस्त होंगे, टीचर्स होंगे, उनके कांटेक्ट में रहो, उनको पूछो कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ है ना कि मैं जापान में ऐसे तो आया नहीं हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं काफ़ी दिनों से वो ढूंढ रहा था. मेरी नज़र थी अपॉर्चुनिटी पे और बराबर सही समय पे वो अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको कैच किया और मैं जापान में आ पाया. अगला क्वेश्चन हमारा है डेड हंटर का. वो पूछ रहे कि ब्रदर, इफ़ वी कम टू जापान एज अ टूरिस्ट, इज़ इट पॉसिबल टू कवर होल जापान इन 2 months? एंड ब्रदर जस्ट स्पीक माई नेम ऑल्सो. ओके डेड हंटर, आपका सवाल ये है कि आप अगर जापान आ रहे हो 2 मंथ में आप पूरा जापान घूम सकते हो. तो हाँ भी और ना भी, डिपेंड करता है आपके स्केड्यूल पे, आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो. क्योंकि जापान उतना छोटा है नहीं, बहुत सारे प्रीफेक्चर यहाँ पर है और बहुत सारे सिटीज़ और देखने लायक चीज़ें जापान में हैं. तो अगर आपको कम समय में अगर आप कहीं जा रहे हो कोई प्रीफेक्चर में, वो भी, और दूसरी बात ये है कि सीज़न, आपको
कौन से सीज़न में यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप आ रहे हो स्प्रिंग में, आप आ रहे हो ऑटम में, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो तब आपको शायद हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे घूमने के लिए। बट हाँ, 2 महीने में ऑलमोस्ट आप काफ़ी जापान का पार्ट कर सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सुमित रंजन का। वो पूछ रहे हैं कि हाउ डिड यू फर्स्ट डिसाइडेड टू गो टू जापान एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट योर कॉलेज डिग्री एंड फ्यूचर स्टडी प्लान। तो सुमित रंजन का सवाल मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको मेरा जो जर्नी है इंडिया से लेके जापान तक का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बात है 2008 की, जब मैंने मेरा बैचलर स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस में। और जब मैं पास आउट हुआ था 2012 में, तब मेरा प्लान था मुझे एमएस करना है यूएस से। तब बहुत क्रेज चल रहा था एमएस करने का। मेरे ऑलमोस्ट 80% दोस्त यूएस चले गए थे एमएस करने के लिए, और मेरा भी वही कुछ प्लान चल रहा था। तो मैंने जीआरई वगैरह दी और 1-2 कॉलेज मुझे मिल रहे थे अच्छे खासे, बट उसका जो मुझे फ़ीस पता चला तो मैं हिल गया कि भाई इतना पैसा लगा के अगर मैं यूएस जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे मुझे जॉब लग रहा है और मैं फिर उसी का लोन चुकता कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी प्रेशर, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था कि यार डैड से इतने पैसे लेके लोन निकाल के इतना पैसा यूएस में खर्च करना, वो मुझे फिजिबल नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मास्टर्स करते हैं इंडिया से ही, यानी यूएस में इतना खर्चा करके मतलब ही क्या है, बट इंडिया से करते हैं। तो मैंने वहाँ पे गेट वगैरह की तैयारी कर रहा था आईआईटी के लिए, बट नसीब ख़राब चल रहे थे, आईआईटी में भी कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने मैकेट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया था मास्टर्स के लिए, जो कि मैकेनिकल ब्रांच है प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपको बताया मैंने कि वो मिक्स हाइब्रिड ब्रांच है। तो मेरा जैसे ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था और मुझे मैकेनिकल में थोड़ा इंटरेस्ट था, जो इंजिन्स वगैरह होते हैं वो मुझे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि चलो मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच लेते हैं, और वो यूनिक भी थी, इंडिया में बहुत कम जगह पे वो ब्रांच है। तो मैंने सोचा कि चलो इसका फ़ायदा मुझे आगे हो सकता है। तो मैंने मास्टर्स में मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच लिया, और सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट होता है मास्टर्स में, तो मुझे थोड़ा टाइम था, खाली टाइम बहुत था, तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ करते हैं किस तरीके से। तो मेरा प्लान चल रहा था पीएचडी करने का, बट मुझे पता नहीं था कहाँ से करना है। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं, मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ वीडियोस वगैरह देखे, तब मुझे जापान का मेरे माइंड में घुसा वो कि यार जापान में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, जापान बहुत इंडिया से आगे है अभी, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के कॉलेजेस बहुत, यहाँ के जो प्रोफेसर है वो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। तो मैं सोचा कि चलो जापान से ही करते हैं। बट मुझे फिर पता चला कि जापान आने के लिए जापानीज़ आना ज़रूरी है, विदाउट जापानीज़ आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो मैंने वो चैलेंज लिया, मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले, और साथ ही में मैंने फिर यूनिवर्सिटी का रिसर्च करना स्टार्ट किया। यहाँ के प्रोफेसर से मैंने बात की, काफ़ी कॉलेजेस, जापान के कॉलेजेस वहाँ पे मेरे पुणे में आए थे इंट्रोडक्शन के लिए, तो उनसे मैं मिला, वहाँ पे यहाँ के कॉलेज के बारे में मालूमात मैंने सब की। स्कॉलरशिप देती है जापान की गवर्नमेंट, आपको पता होगा, MEXT स्कॉलरशिप, उसकी भी मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं फुल्ली प्रिपेयर हो रहा था जापान आने के लिए, पीएचडी करने के लिए। बट होता है ना कि भगवान कुछ और ही चाहते हैं। तो उसी दरमियान हुआ ये कि जापान के कुछ कंपनीज़ मेरे यूनिवर्सिटीज़ में आई थी रिक्रूट करने के लिए इंजीनियर्स को, जिनको थोड़ी बहुत जापानीज़ आती है। और उस दरमियान मुझे थोड़ी बहुत जापानीज़ आती थी, N5 लेवल की मैं पढ़ाई कर रहा था, और यूनिवर्सिटी से मैं सर्टिफिकेशन का कोर्स भी कर रहा था, तो मुझे थोड़ी बहुत जापानीज़ आती थी, बट इतना बोलना आता नहीं था। तो मैंने अप्लाई किया उस जॉब के लिए। उनका पहला जो राउंड था, वो एग्ज़ाम थी, वो मैं क्लियर कर लिया। दूसरा उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू था, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। फिर उन्होंने मुझे फाइनल 4 राउंड के लिए जापान में बुलाया था। तो 4 राउंड थे और 1 हफ्ते का उनका ड्यूरेशन था। तो सारा उन्होंने फ़्लाइट टिकट हो गया, रहने का हो गया, खाने का वगैरह सब कुछ उन्होंने अरेंज किया मेरे लिए। और मैं यहाँ पे जापान में 7 दिनों के लिए इंटरव्यू के लिए आया था। तो 4 दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, चारों राउंड मैंने क्लियर किए और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो करना था पीएचडी, हो गया मेरा जॉब, मुझे जॉब लग गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं जापान में आया। तो ये मेरा शॉर्ट जर्नी था इंडिया से जापान आने का। और रिसेंटली मैं अभी MBA भी कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे पीएचडी करना था, बट पीएचडी का भी ऐसा हो गया कि मैंने थोड़ा प्लान वो पोस्टपोन कर लिया, क्योंकि पीएचडी में जापान से ही करूँगा आगे चल के, बट अभी नहीं, क्योंकि उसको 5 साल मुझे अभी देना पड़ेगा, और अभी मुझे वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है पीएचडी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि जो मेरा अभी जॉब है वो मैनेजमेंट में, अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ टेक्निकल से मैनेजमेंट में। तो मैंने सोचा कि MBA करते हैं। तो रिसेंटली जैसे आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, मेरा भी IIM में सिलेक्शन हुआ है MBA के लिए। अब आप पूछोगे कि यार रहता जापान में है, जापान की कोई भी MBA कॉलेज से
MBA कर सकता था या फिर US वगैरह जा सकता था। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है इंडिया से करने का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैं रिसेंटली MBA की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। मेरे पास करंटली अभी 2 डिग्री है और तीसरी की अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो पहली मेरी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, दूसरी डिग्री मेरे पास है मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और तीसरी अभी मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्जुन भाई का। वो पूछ रहे हैं कि गैटलिन आपके साथ ही काम करता है और आप उसके कैसे फ्रेंड बने। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है, हाँ गैटलिन मेरे साथ ही काम करता है, मेरे ही कंपनी में है, बट वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है। हम मिले कैसे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2016 में यहाँ पे जब मैं आया, तो जापान में होता है कि अप्रैल में रिक्रूटमेंट होते हैं और जो बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पे करीब करीब 200-300 रिक्रूटमेंट एक साथ में होती है। और वो होने के बाद में यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि जो कंपनी के डायरेक्टर CEO वगैरह होते हैं वो उस फंक्शन में आते हैं, और जितने भी बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनको आई थिंक 1 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, और आखिरी दिन ट्रेनिंग के दरमियान वो CEO कंपनी के आते हैं और एक स्पीच देते हैं। तो जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था वो 1 हफ्ते का, तो मेरे एक ग्रुप बना था फॉरेनर्स का जिसमें गैटलिन भी था। तब मेरे इससे हाय हेलो हुई थी, और धीरे धीरे फिर होता है ना कि चाइनीज़ इंडियन थोड़े कल्चर मिलता है, उनका जो नेचर मैच करता है, हमारी थिंकिंग मैच करती थी, तो हमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग उस दरमियान बढ़ गई थी। तो और दूसरी बात ये हुई कि जब हम जो हमारा घर था जहाँ पे हम रहते थे फर्स्ट ईयर में, तो वो आसपास ही था। मुझे भी जिम पसंद था जाना, उसको भी पसंद था, तो वो भी हमारा एक कॉमन हॉबी हो गई थी। तो हम साथ में वर्कआउट करते थे और साथ में ही घूमने वगैरह जाया करते थे। तो उस दरमियान हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी, और अभी हो गए ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए हमारे दोस्ती को। तो या हमारे दोनों की दोस्ती बहुत अभी स्ट्रॉन्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है नूब कोडर का। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Japan with 3 to 4 years of experience in India? Please answer this if you can in Q&A video. I watch your blogs on regular basis. Thank you noob coder मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आप पूछ रहे हो कि सैलरी कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 3 से 4 साल जिनको एक्सपीरियंस है। तो मैं इसका आंसर तो नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक जनरल एक सैलरी स्ट्रक्चर बताता हूँ जापान में कैसा होता है। तो अगर आप जापान में जॉब के लिए आ रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो, आप जैसे न्यूली रिक्रूटर यहाँ पर हो, तो एक उनका फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर होता है। करीब करीब अगर आप समझ लो इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई फूड चेन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप कोई सुपर मार्केट में हो, तो उनका एक बेसिक सैलरी फिक्स होता है। तो वो होता है करीब करीब 2 से 2.5 लाख, यानी थोड़ा कभी कभी 1.5 लाख होता है। 1.5 से 2.5 लाख के दरम्यान आपको सैलरी मिलेगा फ्रेशर को। और यहाँ पे बोनस भी मिलता है साल में 2 बार, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 2 साल में 2 बार आपको यहाँ पे बोनस भी मिलता है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको 2 से 2.5 लाख सैलरी यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। देन उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के बाद में आपकी जो परफॉर्मेंस है, ग्रेडिंग सिस्टम होती है इंटरनली, उससे भी आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो 5-6 साल के बाद में आपका जैसे रैंकिंग बढ़ते जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो जापान में ऐसा होता है कि यहाँ पे एक बार कोई ज्वाइन कर लेना कोई कंपनी, जल्दी छोड़ता नहीं। जैसे इंडिया में होता है ना 2-2 साल में स्विच करते हैं सैलरी बढ़ने के लिए, यहाँ पे वैसा फंडा नहीं है। यहाँ पे अब मैं भी मेरे कंपनी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, मैंने अभी तक कंपनी यहाँ पे छोड़ी नहीं है। तो जापान में ऐसे होता है, यहाँ पे लोग कंपनी छोड़ते नहीं है। आई लव माई कंपनी। जो सैलरी बढ़ना है वो आपके प्रमोशन बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे वो सैलरी बढ़ती है। दोस्तों मैंने ट्राई किया आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, बट मुझे और भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आप में से काफ़ी लोग अभी साइंस में हैं, आर्ट में हैं, कॉमर्स में हैं, एनीमे में आप काम करते हो, तो आपको जापान आने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आपको जापान में आना चाहिए। तो वैसे भी काफ़ी क्वेश्चंस है, तो मैंने ये प्लान किया है कि जो मेरा अगला Q&A वीडियो आने वाला है उसमें मैं स्पेसिफिकली आपको ऐसे गाइड करूँगा कि आपको जापान आना है तो आपको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आने के लिए आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे Q&A वीडियो में सारे मैं उस टाइप के क्वेश्चन लूँगा जो कि आपको हेल्प करेंगे जापान में आने के लिए। और मिलते अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।